ये एक्स में से एक्स वाले को सब यहाँ पे भी हमें ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि लैम्डा नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। हम ऑलरेडी वेक्टर्स पे 3 क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास है वेक्टर्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स को। ऑलरेडी हमने यूनिट वेक्टर्स की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर चुके हैं। और एक जो क्लास हमारी लास्ट हुई थी जिसमें हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था और हमने उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखा था। अगर आप एक बार अपने नोट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर शुरू कर लिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अंडरस्टैंड? तो एक बार अपने नोट्स खोल लीजिए और क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से जो हमारी लास्ट क्लास में टॉपिक हुए हैं उन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उस पे बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन पहले शुरू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए वेक्टर दिया हुआ है एंड एक बी वेक्टर दिया है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट वेक्टर्स का कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना है। पहले क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। वो कहता है कि एक आपको मैंने ए वेक्टर दिया है, एक आपको बी वेक्टर दिया है। आप एक वो वेक्टर फाइंड करिए, कोई नए वेक्टर की बात कर रहा है, वो वेक्टर फाइंड करिए जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट जिसकी जो डायरेक्शन है वो ए की डायरेक्शन में है। तो हमें एक नया वेक्टर ढूंढना है सी वेक्टर, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा जो बी का मैग्नीट्यूड है, पर जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए की डायरेक्शन होगी। अब ए की डायरेक्शन कौन बताएगा? ए की डायरेक्शन ए का यूनिट वेक्टर बताएगा। यस और नो? ठीक है, तो यही हमने पहले भी बात करी थी कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही उसकी डायरेक्शन बताता है। तो जो जो बोल रहा है हम वैसे वैसे सुनते जा रहे हैं उसकी बात। तो वो कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा? ए कैप। तो एक्चुअली मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, मुझे सी वेक्टर निकालना है जो कि होगा बी वेक्टर इंटू ए कैप, बी वेक्टर का सॉरी मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। अंडरस्टैंड? तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे ए कैप चाहिए और एक बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, तो एक बार साइड पे पहले ए वेक्टर ए कैप फाइंड करते हैं। तो याद करिए, जब भी हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने बात करी थी इसके बारे में कि जब भी हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ से एक्चुअली मैं ए कैप फाइंड करना चाहता हूँ, तो ए कैप आ जाएगा न्यूमिरेटर में पूरा का पूरा ए वेक्टर आ जाएगा, दैट इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप, एंड डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड यू नो वेरी वेल कैसे निकालते हैं, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो वी गेट 3 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइड बाय रूट, आई थिंक ये बनेगा 25 और 25, सो वी गेट a कैप इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप होल डिवाइड बाय 5। ठीक है, सो वी गेट a कैप। क्वेश्चन का आधा काम हमने कर लिया है। मुझे एक सी वेक्टर फाइंड करना था जिसकी डायरेक्शन ए कैप ने देनी थी, तो मैंने ए कैप तो फाइंड कर लिया। अब जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ने देना था, तो अगला काम बचा है अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, तो आप देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है। ऊपर हमारे पास बी वेक्टर लिखा हुआ है, दिस इज बी वेक्टर, है ना, दिस इज बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, सो एक्स कंपोनेंट इज 7 एंड वाई कंपोनेंट इज 24। तो 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर आई थिंक 576। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा आगे लेके चलते हैं तो ये आई थिंक 625 बनेगा। ठीक है, 625 एंड 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। ओके, सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास 25 यूनिट्स। ओके, तो अब ऑलमोस्ट मेरे को क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए थी, एक बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक कैप। दोनों ही मैंने फाइंड कर लिए, तो अब मैं सी वेक्टर इजीली लिख सकता हूँ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है 25 मल्टीप्लाइड बाय, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड होल डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और वी कैन से 15 i कैप प्लस 20 j कैप, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है,
तो जो भी क्वेश्चन में उसने डिमांड करी थी वो हमने निकाल दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसकी भाषा में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है ना? तो आपको बस उसकी बात सुननी। वो कह रहा है कि मुझे एक नया वेक्टर दीजिए जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड b के जितना होना चाहिए, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जिसकी डायरेक्शन a के पैरेलल होनी चाहिए, तो a के पैरेलल तो a के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से c वेक्टर कैलकुलेट किया। ठीक है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था, यस और नो? ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि आपको 3 वेक्टर दिए हैं, एक ए वेक्टर दे रखा है, एक हमें बी वेक्टर दे रखा है एंड एक सी वेक्टर दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इनका पहले तो सम फाइंड करिए, मतलब तीनों को ऐड करिए। ठीक है, और फिर उसको ऐड करने के बाद जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में एक बार देखे कि हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कैसे करते थे। एक बार जल्दी से पीछे से देखिए, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो एक्स कंपोनेंट उनके ऐड कर दिए जाते हैं, उनके वाई कंपोनेंट ऐड कर दिए जाते हैं और फिर उनके जेड कंपोनेंट इंडिविजुअली ऐड कर दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 वेक्टर हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि इफ आर वेक्टर इज द resultant of, if r vector is the resultant of a vector comma b vector and c vector। ठीक है, ये मेरी assumption है कि मैंने मान लिया कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज r वेक्टर। सो वी गेट r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इज 4 i कैप minus j cap and plus b vector is minus 3 i cap plus 2 j cap and last में है c vector that is minus 3 j cap। ओके, एक बार चेक कर लेंगे। a vector is 4 i cap minus j cap, b vector is minus 3 i cap plus 2 j cap and c is minus 3 j cap। अब एडिशन करने के लिए x कंपोनेंट में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट में y कंपोनेंट और z कंपोनेंट्स में z कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। तो वी गेट r वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए a वेक्टर का x कंपोनेंट 4 है, b वेक्टर का x कंपोनेंट है -3 और c कंपोनेंट का x कंपोनेंट है नहीं तो उसको 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x कंपोनेंट ऐड करते हैं, दैट इज 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज 3 एंड c वेक्टर का z कंपोनेंट सॉरी x कंपोनेंट नहीं है तो उसको क्या बोल दिया, 0 इनटू i कैप। ठीक है, सिमिलरली प्लस फिर इन सभी वेक्टर्स के j कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट, j का जो कॉफिशिएंट है, सो यहाँ पे j का कॉफिशिएंट है -1। ठीक है, इस वाले में j का कॉफिशिएंट है +2 और लास्ट वाले में j का कॉफिशिएंट है -3 एंड सिमिलरली इनटू j कैप सॉरी प्लस लास्ट में इन सभी के k कंपोनेंट्स। तो ना तो a वेक्टर में कोई k कंपोनेंट है, ना b वेक्टर में कोई k कंपोनेंट है। k कंपोनेंट का मतलब z का कोई कंपोनेंट है या k का कोई कॉफिशिएंट है, ना ही उसमें। तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इंटू k कैप। ठीक है, तो वी गेट 4 माइनस 3 1 i कैप एंड ये बन जाएगा मेरे पास +1 -3 दैट इज -2 j कैप। ये मेरे पास आ गया r वेक्टर। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा 80% काम हो गया है। उसने बोला था फाइंड द मैग्नीट्यूड, पहले उसने बोला था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर। तो 3 वेक्टर दिए थे, पहले मैंने उनका सम फाइंड किया। अब वो जो डिमांड कर रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। एक बार देख लेंगे कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं। 4 माइनस 3 दैट इज 1 एंड प्लस माइनस माइनस दिस इज +1 -3 -2। ओके ठीक है, डन। ओके, सो वी गेट आर वेक्टर। नाउ क्या डिमांड कर रहा है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बड़ा सिंपल है, आपको याद होगा कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एंड y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड z कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि z कंपोनेंट है नहीं हमारे पास। तो वी गेट 1 + 4 दैट इज √5। तो √5 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। ओके, √5 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन को कि क्या बोला था, कैसे कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने। 3 वेक्टर दिए थे, तीनों को पहले सम फाइंड किया, सम का उसने मांगा था रिजल्ट सॉरी मैग्नीट्यूड। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, तो इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आज सीखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो एडिशन ही है ना? लेकिन हम सीखते हैं कि अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत आसान है।
याद करिए उस दिन भी हमने क्या किया था, जब एडिशन सीखा था तो हमने क्या किया था, कोई दो इन जनरल वेक्टर ले लिए थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म, और उसके बाद उनका एडिशन कर दिया था। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, अगर हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है तो कंसीडर टू वेक्टर, कंसीडर टू वेक्टर, दो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे 3 पे, 4 पे, 5 पे, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं उन पे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। कंसीडर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कंसीडर करते हैं। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर जनरल फॉर्म में कंसीडर करेंगे। वी गेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इनटू आई कैप, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट इनटू जे कैप, एंड ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट इनटू के कैप। सिमिलरली एक बी वेक्टर कंसीडर करते हैं जनरल फॉर्म में, उसका एक्स कंपोनेंट इनटू आई कैप, उसका वाई कंपोनेंट इनटू जे कैप, एंड उसका जेड कंपोनेंट इनटू के कैप। अंडरस्टैंड? एक बार पीछे से जाके नोट्स देखिए अपने, जहाँ पे आपने ये नोट किया हुआ है, वहाँ पे मैंने जब वेक्टर्स को ऐड किया था तब भी ऐसे कोई दो जनरल वेक्टर लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वी गेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारी इनपुट है इस क्वेश्चन में या इस आर्टिकल में। अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि a माइनस बी फाइंड करना है। अगर b माइनस ए फाइंड करना है तो रिजल्ट थोड़ा डिफर करेगा। देखते हैं, इस चीज पे बाद में आते हैं, पहले सीखते हैं कि a माइनस बी करते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पहले पूरा को पूरा a वेक्टर लिखते हैं। सो वी गेट a x आई कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप। सो दिस इज a वेक्टर, देन माइनस b वेक्टर। सो b वेक्टर पूरा को पूरा लिख देते हैं, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, एंड बी जेड के कैप। ओके, ये माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो सब जगह माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो वी गेट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप माइनस बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप माइनस बी जेड के कैप, ठीक है। तो जैसा मैंने शुरू में बोला था कि एक्चुअली सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से एडिशन ही होती है। अब बस आपको सिंपली क्या करना है, इनके एक्स कंपोनेंट को एक साथ कर लेना है, वाई कंपोनेंट्स को एक साथ कर लेना है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनके आई कैप के कॉफिशिएंट एक साथ कर लेने हैं, जे कैप के कॉफिशिएंट एक साथ कर लेने हैं, और के कैप के कॉफिशिएंट एक साथ कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है, ए एक्स, और कहीं पे आई कैप का कॉफिशिएंट है, यस दैट इज माइनस बी एक्स, है ना। तो इनको एक साथ इकट्ठा करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, ये मेरे पास आ गया आई कैप का कॉफिशिएंट या इसका एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली आ जाएगा ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, एंड सिमिलरली ए जेड माइनस बी जेड के कैप, ठीक है। तो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट कि जब भी मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है तो मुझे ए के एक्स में से बी का एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, ए के वाई में से बी का वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना है, और ए के जेड कंपोनेंट में से बी का जेड कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, जैसा एडिशन में करते थे, एक्स वाले में एक्स ऐड करते थे, वाई वाले में वाई वाला कंपोनेंट ऐड करते थे, और जेड वाले कंपोनेंट में जेड वाला कंपोनेंट ऐड करते थे। यस और नो? तो सेम ही चीज यहाँ पे चल रही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन है तो एक्स वाले में से एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, वाई वाले में से वाई सब्ट्रैक्ट होगा, जेड वाले में से जेड सब्ट्रैक्ट होगा। दो की जगह तीन वेक्टर भी होते तो भी क्या होता, तीनों के एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते, तीनों के वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते, तीनों के जेड कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते। यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से दोबारा से कैसे कैसे हुआ है। आपको बस इस रिजल्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना है, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस रिजल्ट, ठीक है। आपको इस पे कंसंट्रेट करना है कि सब्ट्रैक्शन होता है कैसे। एक्स में से एक्स वाला माइनस कर दो इनटू वाई कैप, वाई में से वाई वाला माइनस कर दो इनटू जे कैप, एंड जेड में से जेड वाला माइनस कर दो इनटू के कैप। दैट्स इट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम दो वेक्टर को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन एक दो प्रॉपर्टीज और इसकी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा उस दिन मैंने बोला था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो सम है दैट इज आर वेक्टर, और मैंने बोला था कि जो आर वेक्टर का प्लेन होता है वो वही वेक्टर होता है जो वो वही प्लेन होता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कॉमन प्लेन होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो सिमिलरली अब जो मैंने निकाला है आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको भी बोल सकता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है, क्योंकि एक ए वेक्टर है दूसरा बी माइनस बी वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है।
सो अब हमारे पास फिर से मैं बोलूंगा कि आर वेक्टर हैव द सेम प्लेन एज दैट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो कॉमन प्लेन होगा उसी प्लेन के अंदर आर वेक्टर लाई करेगा। एक और प्रॉपर्टी मुझे डिस्कस करनी है, वो ये कि याद करिए उस दिन हम लोगों ने बात करी थी कि जो आर वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसमें भी खैर मैंने ये चीज बोली थी कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कॉमन प्लेन होगा आर वेक्टर का भी वही प्लेन होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आप अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आप चाहे ए में बी को ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस और नो, आप चाहे ए में बी को ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, रिजल्ट सेम आएगा। इट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में या इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ऐसे करके भी बोला जाता है कि दो वेक्टर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, दो वेक्टर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसका मतलब चाहे ए में बी ऐड कर दीजिए या बी में ए ऐड कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे वेक्टर एडिशन ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, पर क्या ये चीज वेक्टर सब्ट्रैक्शन के साथ भी होती है? एक बार चेक करते हैं कि अगर मेरे पास एक आर वेक्टर है विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करूं या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करूं तो क्या सेम रिजल्ट आता है, सेम वेक्टर आता है? नहीं, है ना। आप a माइनस बी करेंगे तो कोई और वेक्टर आएगा, b माइनस ए करेंगे तो कोई और वेक्टर आएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज करते हैं इस पॉइंट को कि सपोज करो आपके पास एक आर वेक्टर है विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ओके, और हमारे पास अगर मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करता हूं तो मेरे पास कोई नया वेक्टर आर डैश आएगा, वो आर वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, वो ओरिजिनल आर वेक्टर नहीं होगा क्योंकि a माइनस बी कोई और वेक्टर आएगा, b माइनस ए कोई और वेक्टर आएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो r वेक्टर प्राइम के यानी डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि दैट इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस रिजल्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक नेगेटिव साइन आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, दो वेक्टर का जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे बोला जा सकता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन do not obey commutative लॉ। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे जाके देखेंगे हम लोग, जब मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे तब भी हम ये चीज सीखेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी एक मल्टीप्लिकेशन ऐसी है जो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है और एक मल्टीप्लिकेशन ऐसी है जो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। अंडरस्टैंड, ओके। तो एक बार देख लीजिए जो रिजल्ट हमने पीछे लिखे हैं वेक्टर एडिशन का भी और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगर ये आपको क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस देन फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो मतलब जो अभी हमने सीखा है वेक्टर सब्ट्रैक्शन उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि आपके पास एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पार्ट ए करने का ट्राई करते हैं। पार्ट ए में पूछ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो याद करिए मैंने अभी बताया कि जब आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में से जेड कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। देखिए इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 2, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 1, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 1 इंटू वाई कैप।
इसका y कंपोनेंट क्या है 3 3 और इसका y कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 3 माइनस 2 इंटू जे कैप। इसका x कंपोनेंट क्या है 4 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आएगा, एंड इसका z कंपोनेंट या k कंपोनेंट क्या है 3 इंटू के कैप। तो वी गेट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 i कैप प्लस 1 जे कैप, ये भी आ जाएगा प्लस 1 के कैप। ठीक है, सो वी गेट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, उसने यही पूछा था कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड करो, तो सेम दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को ताकि आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाए ये कि x में से x वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y में से y वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और z वाले में से z वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और साइंस का जरूर ध्यान रखना है, सम टाइम यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट इनके माइनस भी हो सकते हैं, तो वो माइनस साइन लेके चलना है। और सब्ट्रैक्शन में जो माइनस साइन आ रहा है वो तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ गया। पार्ट बी में इसने पूछा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बड़ा आसान है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू नो वेरी वेल। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। ठीक है, तो वी गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड वी गेट स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे डन हो गया क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, लास्ट में फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर विद x एक्सिस। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, ये जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको एक बार खुद से ट्राई करिए। पीछे से जो हमने नोट्स बना रखे हैं आपने अपने, उसमें हमने इसके बारे में बात करी है कि किसी भी वेक्टर का एंगल, और ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इन 3 डायमेंशन है ना, इसमें i कंपोनेंट भी है, j कंपोनेंट भी है और k कंपोनेंट भी है। ओके, तो इसका हमें एंगल बताना है x एक्सिस के साथ। तो याद करिए जब हमने 3D में वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस की बात करी थी। ठीक है, तो जब डायरेक्शन कोसाइंस की बात करी थी तो मैंने बोला था कि मान लीजिए कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है या y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाता है, z एक्सिस के साथ गामा बनाता है, तो वहां से हमने डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है जिसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ अल्फा is the angle made by a vector minus b vector with x axis, then हमने सीखा था कि cos अल्फा कैसे लिखा जाता है। cos अल्फा इज उस वेक्टर का x कंपोनेंट डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद करिए उस दिन मैंने लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, तो अगर मैं यहां से कॉस अल्फा निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा ए एक्स अपॉन ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड। अभी हमने ये तो किसी वेक्टर ए के लिए लिखा था है ना, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि अभी हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक नया वेक्टर है, तो हमारे केस में जो अल्फा आ जाएगा हमारे केस में जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस अल्फा। हमारे वेक्टर का नाम क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जो भी वो वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है पीछे वाली स्लाइड में, एंड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अंडरस्टैंड, यहां से देख लीजिए कॉस अल्फा निकालते कैसे हैं, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट अभी मुझे किसका निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो वी गेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एक बार पीछे चलते हैं अपने वाला वेक्टर देखते हैं। तो मेरे पास जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट है क्या, ए एक्स क्या है 1, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है 1। ओके, और मैग्नीट्यूड कितना है √3। ठीक है, तो सिंपली वहां पे जाके पुट कर देना 1 बाय √3, तो यहां से अल्फा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय √3। ठीक है, so this is the angle made by the vector a वेक्टर माइनस बी वेक्टर विद x एक्सिस। इसी तरीके से अगर आपसे वो पूछता है कि y एक्सिस के साथ कोई एंगल बीटा बन रहा है, तो क्योंकि वेक्टर के सभी कंपोनेंट बराबर हैं तो y एक्सिस के साथ भी यही आता और z एक्सिस के साथ भी यही आता। यानी अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय √3।
एंड सिमिलरली गामा इज ऑल्सो कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ कितना और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। हम सीखना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। इसमें ये हमें सीखना पड़ेगा कि वेक्टर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मैं वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? रियल नंबर यानी कि 1 2 3 या कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, और या फिर मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे स्केलर हमारे पास कौन कौन से हैं? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब मैंने बोला था कि ये क्वांटिटी स्केलर होती हैं, ये क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। तो किसी वेक्टर को जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो तब उसका रिजल्ट कैसा सा बनता है, और जब किसी वेक्टर को हम लोग किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। और अगली अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है तो तब क्या रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं सब कंक्लूड कर देता हूं बारी बारी से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग 2 से 3 चीजें सीखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर विद रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे कि किसी वेक्टर को इन जनरल जब किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, विद रियल नंबर। ठीक है, अगली चीज जो हम सीखेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद एनी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनी स्केलर क्वांटिटी, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। और लास्ट में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर, विद वेक्टर। ठीक है, हम आज की क्लास में होपफुली ये वाली चीज और ये वाली चीज सीख लेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। ये हमारा नेक्स्ट टास्क होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब की बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जस्ट इतना सीखते हैं कि किसी वेक्टर को जब किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस वेक्टर पे क्या असर पड़ता है, क्या वो कोई नया वेक्टर बनता है, उसकी डायरेक्शन पे क्या असर पड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। स्केलर जैसे मान लो मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसको मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या असर पड़ता है, कोई नई क्वांटिटी बनती है? आंसर इज यस, फोर्स बनता है। यू नो वेरी वेल, है ना, आपने फेमस न्यूटन सेकंड लॉ का ये जो स्पेशल केस है ये पढ़ा होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, है ना। एंड सिमिलरली लास्ट में हम लोग सीखेंगे कल वाली क्लास में वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको हम कल के लिए रख रहे हैं। ठीक है, आप ये मान के चलेंगे कि ये जो पूरा कंक्लूड मैंने किया है इसको ध्यान से देखेंगे। आज हम सिर्फ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन विद रियल नंबर सीखेंगे और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी सीखेंगे। ठीक है, कि वो कैसा होता है और उस पे वेक्टर पे फिर क्या असर पड़ता है। कल वाली क्लास हमारी पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद रियल नंबर्स। ठीक है, पहले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, तो इफ lambda is any positive रियल नंबर। ठीक है, लैम्डा मेरे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है और मैंने उसको किसी ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लैम्डा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, देन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर, इज अ न्यू वेक्टर। ठीक है, जैसे मैं उसको किसी लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ए वेक्टर फिर ए वेक्टर नहीं रहता, वो एक नया वेक्टर बन जाता है जिसका नाम मैंने रख दिया लेट से बी वेक्टर। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। एक बार देख लीजिए, लैम्डा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मैंने उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया तो तब ए वेक्टर नहीं रहेगा, वो एक नया वेक्टर बी वेक्टर बन जाएगा। अब इस बी वेक्टर के बारे में जानते हैं। ये जो बी वेक्टर आएगा, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है तो बी वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो ए वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे बी वेक्टर
ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे आप अपने नोट्स में, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर हैज द सेम डायरेक्शन, हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ, एज दैट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, लैम्डा ए वेक्टर की, या जिसका नाम हमने बी वेक्टर रखा है, उसकी वही डायरेक्शन होगी जो ए वेक्टर की होगी, प्रोवाइडेड लैम्डा इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, याद रखेंगे अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा ए की डायरेक्शन भी वही होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी। अगली इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या फिर जिसको हमने लैम्डा ए वेक्टर बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, is equal to lambda times the magnitude of, the magnitude of a वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब बी वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे दैट इज लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि डायरेक्शन पे क्या असर पड़ा है, डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा है अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है जितने टाइम आपने उसको मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर आप लेकिन उसकी डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड। अब दूसरा केस करते हैं कि मान लो इफ लैम्डा इज एनी नेगेटिव रियल नंबर, अगर वो कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ लैम्डा इज एनी नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, इफ लैम्डा इज एनी नेगेटिव रियल नंबर, और मैं इसको किसी ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास ए वेक्टर फिर ए वेक्टर नहीं रहा, वो एक नया वेक्टर बी वेक्टर बन गया। अंडरस्टैंड, एक ए वेक्टर था, मैंने उसको किसी लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इज एनी नेगेटिव रियल नंबर, तो फिर ए वेक्टर नहीं रहा, वो एक नया वेक्टर बन गया जिसको हमने बोला लैम्डा ए वेक्टर, या उसका नाम रख दिया बी वेक्टर। तो अब इस बी वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ, the direction of b vector, the direction of b vector is opposite to, opposite to that of, that of a vector। क्योंकि लैम्डा नेगेटिव है, तो अगर वो नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन ए वेक्टर की होगी, लैम्डा ए की डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिशन में होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक ए वेक्टर है और अगर मैं कह रहा हूं कि लैम्डा इज नेगेटिव, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा ए की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी लैम्डा ए, ये वाला, या फिर मैं बोल सकता हूं ये बी वेक्टर का डायरेक्शन होगी। ओके, क्लियर। अच्छा, डायरेक्शन पे तो असर डाल दिया, जैसे कि अगर लैम्डा पॉजिटिव होता था फिर डायरेक्शन पे असर नहीं डालता, लेकिन नेगेटिव है तो डायरेक्शन पे असर डाला इसने। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे फिर से वही सेम तरीके से इफेक्ट करेगा मैग्नीट्यूड को ए के, मैग्नीट्यूड फिर से क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, magnitude of b vector is equal to lambda a vector is equal to, is equal to lambda times, lambda times the magnitude of, magnitude of a vector। ठीक है, यहां पे जो लैम्डा है दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन पे असर डालता है अगर लैम्डा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड पे तो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, उसने असर डालना ही डालना है। ठीक है, ओके, एक बार देख लीजिए इसको। एक चीज और यहां पे डिस्कस करते हैं कि मान लो ए वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स है, या एक्सेलरेशन है, या वेलोसिटी है, या कोई भी और मोमेंटम नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने जब उसको किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो कोई नई क्वांटिटी नहीं बनी, वो कोई नई क्वांटिटी नहीं बनी, वो फोर्स की फोर्स ही रही है, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो फोर्स फोर्स ही रहा है ना। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख भी देता हूं कि इफ लैम्डा इज एनी रियल नंबर, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, देन लैम्डा ए हैज
the same SI unit, the same SI units as that of A वेक्टर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक फोर्स वेक्टर है और फोर्स को आपने लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ा? नई फोर्स आ गई जो पुरानी वाली फोर्स से के मैग्नीट्यूड उससे 2 गुना है, और अगर 2 पॉजिटिव, जैसे मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो डायरेक्शन उसी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना पड़ा है। यानी फोर्स फोर्स ही रहेगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही रहेगा, मोमेंटम मोमेंटम ही रहेगा, अगर आप उसको किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं इस चीज को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, किसी वेक्टर को जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है ये चीज वहां पे भी ट्रू हो। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं उस चीज को। एक बार इस चीज को दोबारा से देख लीजिए, मैं कंक्लूड कर देता हूं। आप किसी रियल नंबर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो चीजें हो जाएंगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो फिर डायरेक्शन तो सेम रहती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उतने टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, या उतने टाइम्स हो जाता है, बढ़ना भी एक गलत वर्ड है, ऐसे बोलना चाहिए उतने टाइम्स हो जाता है। अंडरस्टैंड? एंड सिमिलरली अगर वो लैम्डा नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड भी उतने टाइम्स होता है और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। ठीक है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी, अब लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल उसके 180 में अपोजिशन में आ जाएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी जो थी वो वही रहेगी। फोर्स है तो फोर्स ही रहेगी, मोमेंटम है तो मोमेंटम ही रहेगी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही रहेगी। अंडरस्टैंड? यानी उसके एसआई यूनिट पे, उसके डायमेंशनल फार्मूला पे कुछ असर नहीं पड़ता इस चीज से, अगर लैम्डा रियल है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये भी सीख लेते हैं कि जब किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही दिख रही है कि जब मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे व्हेन अ वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी को लेट्स से लैम्डा ही बोल देते हैं फॉर द मोमेंट, देन बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर इज अ न्यू क्वांटिटी। अब न्यू क्वांटिटी का मतलब है कि अब ये नई क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए मेरे पास फोर्स या एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यू नो वेरी वेल। मान लो मेरे पास है एक्सेलरेशन वेक्टर ए वेक्टर, और मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं। मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। शुरू वाली क्वांटिटी क्या थी? ए वेक्टर एक्सेलरेशन, मैंने उसको एक स्केलर नंबर मास से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई जिसको मैंने बोला एफ वेक्टर, दैट इज फोर्स। ठीक है, तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्वांटिटी का नेचर चेंज नहीं होता था, फोर्स थी तो फोर्स ही रहती थी, एक्सेलरेशन थी तो एक्सेलरेशन ही वेक्टर एक्सेलरेशन ही रहता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब मैं उसको किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्वांटिटी का नेचर ही चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जैसे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक नई क्वांटिटी आ गई विच इज फोर्स। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वांटिटी देखते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को भी जब मैं मास नाम की एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, एक नई क्वांटिटी आती है विच इज टी वेक्टर, दैट इज लीनियर मोमेंटम वेक्टर। अंडरस्टैंड? तो ये डिफरेंस है कि रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है और किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। तो हम बोलेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर इज अ न्यू क्वांटिटी, और उस नई क्वांटिटी के यूनिट्स ए वेक्टर वाली क्वांटिटी के बिल्कुल अपोजिशन में, अपोजिशन तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब डिफरेंट होंगे। ठीक है, ओके, तो हम बोलेंगे बी वेक्टर एंड ए वेक्टर हैव डिफरेंट डिफरेंट नेचर एंड डिफरेंट एसआई यूनिट्स, है ना, या डिफरेंट यूनिट्स होंगे, डिफरेंट यूनिट्स। ओके, एक बार देख लीजिए, फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूँ। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी का नेचर नहीं चेंज होता, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, या सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाता है, या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं। ओके, एंड लास्ट में जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर के साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस क्वांटिटी का नेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो कोई नई क्वांटिटी बन जाएगी जब आप उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। वेलोसिटी है तो जब उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, वो दोनों का नेचर अलग अलग होगा। ओके, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने यही सीखा ना कि किसी क्वांटिटी को जब किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या असर होता है ना, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये भी सीख लेते हैं। देखिए, ए वेक्टर मुझे दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड बी वेक्टर मुझे दे रखा है, कह रहा है देन फाइंड 2 ए वेक्टर एंड 3 बी वेक्टर। दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, ठीक है। पहले मुझे कह रहा है कि 2 ए वेक्टर फाइंड करिए, तो पहले 2 ए वेक्टर फाइंड करते हैं। तो हम निकालना चाहते हैं 2 ए वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। 2 ए वेक्टर होगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर मतलब 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक मिनट, दोबारा लिखते हैं इसको। हम जानना चाहते हैं 2 ए वेक्टर, 2 ए वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर इज 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा। अब देखो, जब हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो रियल नंबर उसके एक्स कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, वाई के साथ भी होता है, जेड कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 आई कैप, 2 इंटू 2 दैट इज 4 जे कैप, 2 इंटू 3 दैट इज 6 के कैप। ओके, तो ये एक नया वेक्टर बना जिसको हमने बोला है 2a वेक्टर, तो हमने बोला है 2a वेक्टर। इसका कोई नया नाम रख देता हूं, लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया c वेक्टर, ठीक है। तो जो c वेक्टर है वो एक नया वेक्टर है विच इज इक्वल टू 2a वेक्टर, जो कि इस तरीके से अपनी कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। अगली चीज वो कह रहा है 3b वेक्टर। तो देखिए 3b वेक्टर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, 3b वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर देख लीजिए क्या है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, अब क्या करना है, इस 3b वेक्टर को भी एक नया वेक्टर का नाम दे देता हूं। लेट्स से मैं इसको कॉल कर रहा हूं डी वेक्टर। ओके, इसको बोल रहा हूं मैं डी वेक्टर। तो मेरे पास आ जाएगा, फिर से वही रूल सीखेंगे, जब भी किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस रियल नंबर को उसके एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना, उसके वाई के साथ भी और उसके जेड के साथ भी। सो दिस इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 12 के कैप। ओके, सो हमारे पास 2a वेक्टर भी आ गया, 3b वेक्टर भी आ गया। 2a वेक्टर को मैंने c बोल दिया और 3b वेक्टर को मैंने d वेक्टर का नाम दिया है। अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, अगले पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2a वेक्टर एंड 3b वेक्टर। मतलब वो कह रहा है कि रिजल्टेंट फाइंड करिए सी वेक्टर का एंड डी वेक्टर का। एंड याद करिए, जब हमने एडिशन सीखा था तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि 2 वेक्टर का सम या 3 वेक्टर का सम या 4 वेक्टर का सम ही उन वेक्टर का रिजल्टेंट देता है, ठीक है। तो अब मुझे कह रहा है कि 2a वेक्टर और 3b वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करिए, तो मैंने 2a वेक्टर और 3b वेक्टर को सिंपली ऐड कर दिया, तो उससे मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब देखिए ऐड कर रहे हैं तो x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड करना है, y कंपोनेंट में y और z में z ऐड करना है। तो आप चाहे सीधा जल्दी से डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लिख देता हूं इसको डिटेल में। तो वी गेट 2 आई कैप, क्योंकि c वेक्टर क्या था, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, ये तो है मेरे पास c वेक्टर या जो कि है 2a वेक्टर। एंड सिमिलरली मेरे पास b वेक्टर यानी 3b वेक्टर क्या है, जिसको मैंने d वेक्टर बोला है, दैट इज 6 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 12 के कैप। ओके, अब कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना है, x में x वाला ऐड करना है, y में y वाला ऐड करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 6 दैट इज 8 आई कैप। सिमिलरली प्लस यहां पे देखेंगे प्लस आएगा या माइनस, प्लस 4 माइनस 9, प्लस 4 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस 5, दैट इज माइनस 5 j cap. Okay, and similarly plus 6 and plus 12 that is plus 18 k cap. Okay, so we get this as the resultant of a vector and b vector. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, यहीं तक थे क्वेश्चन जो आज हमने करने थे। आज की क्लास में हमने जो बात करी है वो ये बात करी है सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, और दूसरी चीज़ सब्ट्रैक्शन के बाद हमने ये सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और मल्टीप्लिकेशन में भी हमने बात करी कि किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर कैसे होता है, किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन विद रियल नंबर कैसे होता है, और जब वो मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस पे वेक्टर पे क्या असर पड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ता है या उसकी डायरेक्शन पे क्या असर पड़ता है। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अपने नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, और मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ कि बिना वेक्टर्स के मैकेनिक्स को आप छू भी नहीं सकते। आप मैकेनिक्स का एक सिंपल क्वेश्चन भी नहीं लगा पाएंगे
जब तक आपको वेक्टर्स की डिटेल में क्लैरिटी नहीं है कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ये क्या है, इनके मायने क्या हैं, ये कैसे-कैसे एक दूसरे में ऐड होते हैं, 2 वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, 2 वेक्टर सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस के क्या रूल्स हैं, है ना? कल की जो क्लास होगी जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, कोशिश करेंगे डॉट प्रोडक्ट सीखें। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है ना? तो आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में जब हम वर्क एनर्जी वाले चैप्टर पे पहुँचेंगे तब हम बार-बार डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इसलिए ये जो बेसिक्स हैं वेक्टर के इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। ओके? रेगुलर क्लास के नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं उनको रेगुलर करते रहिए। खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज़ करके और फिर देखिए कि आपका आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है या कहाँ पे मिस्टेक हो रही है उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई करिए। अंडरस्टैंड? तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल वाली क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।